अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यकूब। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया कैन बिकेम रिचर देन चाइना। अच्छा, तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। चाइना को इंडिपेंडेंस मेरे ख्याल से रफली एट द सेम टाइम एज इंडिया मिला था, रफली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिला था। पर जिस तरह की ग्रोथ चाइना ने देखी है, स्पेशली 80s और 90s के बाद, कोई और देश ने नहीं देखी ऐसी ग्रोथ। हाँ बिल्कुल। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखें कि चाइना और जो इंडिया था, उनकी जो पर कैपिटा इनकम, हमने उसके बारे में बात करी, वो 1980s तक लगभग एक ही थी। उसके बाद हमारी भी इकोनॉमी ने इम्प्रूवमेंट करी, पर हमारा पर कैपिटा इनकम जो है $3,000 तक पहुंचा। चाइना का पर कैपिटा इनकम आज $10,000 से ऊपर हो गया है। जी। तो इन टर्म्स ऑफ जो बिग गैप जो है, इनफैक्ट वो 1980s के बाद 1970s तक इंडिया और चाइना का जो पर कैपिटा इनकम थी वो लगभग एक ही थी। नैरेटिव ये, और ये ऑडियंस को भी अब पता है क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट बना दिए, हाँ कि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। हाँ और ये उस 1980s के चेंज की वजह से हुआ था। बिल्कुल। तो एक और नैरेटिव है कि भारत को अभी एक मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड सोसाइटी बनना चाहिए। पॉलिटिशियंस आकर शो पर भी ये कह रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो भारतीय एंटरप्रेन्योर्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करे, गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए। रघुराम राजन सर आए थे शो पर, उन्होंने कहा कि यार ये मैन्युफैक्चरिंग ना भारत की स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ है सर्विसेज। इसे सर्विसेज बिजनेसेस पर फोकस करने चाहिए। पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आपकी राय क्या है इस मैन्युफैक्चरिंग वाले एंगल को लेकर। और दूसरी चीज़, आपको चाइना के बारे में पूछना चाहूँगा कि क्या सीख सकते हैं हम चाइना से भारतीय होने के नाते। राइट। तो एक बात है कि हम दोनों चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। एक या मतलब दोनों से नहीं करने की बात है कि थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग भी करें, थोड़ा सर्विसेज भी करें। और मैन्युफैक्चरिंग में मुझे सबसे ताजुब बात ये रही है कि अगर आप इंडिया में देखें आज, तो इंडिया में आज कोई 200 बिलियनर हैं। अब बिलियनर लोग वो होते हैं जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा हो। दुनिया भर में 3,000 ऐसे बिलियनर हैं। हमारा इसमें तीसरा नंबर आता है। अमेरिका नंबर 1, चाइना, उसके बाद इंडिया। तो हमारी जो इकोनॉमी है 5th लार्जेस्ट है, पर जो बिलियनर्स हैं हमारे देश में, वो अगर हम 200 बिलियनर पर जाएं तो 3rd लार्जेस्ट है दुनिया भर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही है कि पिछले 5 साल में अगर देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनर्स जो इस कंट्री में आए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आए हैं। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के हैं। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है, पर हमने इसका पूरा पोटेंशियल अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया है। दूसरी बात ये भी है कि सर्विसेज भी हमारी स्ट्रेंथ है, तो हम दोनों इंजन पे फायर कर सकते हैं। एक या दूसरे से फायर करने से कुछ ज़्यादा होगा नहीं। सरकार का काम ये नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सरकार का काम है कि जो इकोसिस्टम है वो आप सही क्रिएट करिए, उसके बाद जहाँ पर भी एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी देखे वो जाएगा। जो भी चाइना में 80s में हुआ, हाँ, क्या अगले 10 सालों में भारत में भी होगा? बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि चाइना के बारे में हम ये समझते नहीं हैं। 2 बात। एक कि जो चाइना को हम सोचते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है और चाइना ने जाके जो है उनका जो गवर्नमेंट है उन्होंने वो सारा इकोनॉमी कंट्रोल करती है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि चाइना ने क्या किया 1980s और 1990s में कि जो उसके पहले 1970s में चाइना की जो पूरी इकोनॉमी थी वो गवर्नमेंट चलाती थी। चाइना में अगर आपको घर भी खरीदना होता था तो वो आप नहीं खरीद पाते थे। जो प्रॉपर्टी राइट्स कहलाते हैं वो सरकार के पास होती थी, इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी राइट भी नहीं होती थी। तो वो सब चेंज हुआ चाइना में। तो चाइना की सक्सेस स्टोरी रही कि सरकार ने उधर अपना जो बहुत कंट्रोल करती थी, धीरे धीरे चाइना ने उसको कम किया और चाइना ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ढील दी और ये प्रोसेस जारी रहा सालों तक। अभी एक चाइना में जब से जी जिनपिंग जो उनके लीडर हैं वो इस प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों कर रहे हैं। पर जब तक वो पार में आए थे, चाइना ने उनका जो प्राइवेट सेक्टर था उसको बहुत ढील दी और
उसके वजह से वहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत हाई रही। पर चाइना ने 2 चीज़ करी जो इंडिया कभी नहीं कर पाएगा। एक तो कि 1990s में चाइना ने 10 करोड़ लोग जो काम करते थे सरकार के कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कहलाते हैं, उन्होंने उनको फायर करा। 10 करोड़ लोगों को फायर किया एक साथ। एक साथ नहीं, कोई 1990s में, Okay. पूरे डेकेड में। और उनको बोला कि जाओ, जहाँ पर भी तुम्हें काम मिले लो, जिसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम मिले लो। और सेकंड चीज़ कि चाइना ने बोला कि हम लोगों को कोई वेलफेयर नहीं देंगे, कि अगर आपकी आमदनी नहीं हो रही और आपको घर बैठना है, घर बैठो, पर आपको जो काम करना है करो। तो इन अ वे इट वाज अ फॉर्म ऑफ, मैं कहलाता हूँ, रूथलेस कैपिटलिज्म। कोई वेलफेयर स्टेट नहीं था जैसे इंडिया में कुछ मनरेगा है या कुछ और चीज़ दे रहे हैं। चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला कि जहाँ नौकरी मिले जाओ। और बहुत इंटरनल माइग्रेशन हुआ चाइना में, कि लोग गए, इधर उधर गए, जो ईस्टर्न कोस्ट है जहाँ पर निवेश ज़्यादा होता है, वहाँ पर गए, एक्सपोर्ट किया, जो किया। मतलब बोला कि यार मेहनत करो, अभी घर पे मत बैठो। हाँ, आपको कुछ पैसे नहीं मिलने वाले गवर्नमेंट हाँ, से। एग्जैक्टली। सरकार आपकी कोई मदद नहीं कर रही, हम इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इधर, कि हम रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, कि जैसे आप काम कर पाओ। पर सरकार आपको घर बैठे कोई पैसे नहीं देगी, और आपको जो करना है कीजिए। और जो पब्लिक सेक्टर में इतने सारे लोग काम कर रहे थे और कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बन रहा था, वहाँ पर 10 करोड़ लोगों को 1990s में चाइना ने निकाला। अब ये जो पॉलिसीज़ चाइना ने करी, ये हम इंडिया में कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये सोचना कि हम 9, 10, 11% ग्रोथ ला पाएंगे, बहुत ही मुश्किल बात है। हम 6-7% करेंगे। अब इंडिया में क्या हो गया है कि पिछले 3-4 सालों में, और आपको इसके बारे में शायद आपको मालूम होगा, कि मैं चाइना पे काफ़ी बेरिश हो गया हूँ। चाइना की जो चीन की इकॉनमी थे, ये हमने सब देखा कि इसने कितनी तरक्की करी, और इससे हम बहुत प्रभावित थे जब हम बड़े हो रहे थे। पर पिछले 5-6 सालों में चाइना ने भी काफ़ी गलतियाँ की हैं। एक तो कि जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया, कि चाइना का जो सरकार है, इन्होंने बहुत डील दी प्राइवेट सेक्टर को। पिछले 5-6 सालों में चाइना की जो चीन की सरकार है, जी जिनपिंग के अंदर, ये वापस ज़्यादा हावी हो रही है, वापस ज़्यादा कंट्रोल ले रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं एक्सेट्रा, ये थोड़े ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, और जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लिए ये खतरा बन सकते हैं। तो इसलिए इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ पे चाइना की जो सरकार है ज़्यादा हावी हो गई है। एक तो वो है, और दूसरी बात चाइना में ये है कि अब जो उनकी पॉपुलेशन है, वो अब घट रही है। ग्रोथ रेट कम नहीं हो रही, पॉपुलेशन घट रही है। और तीसरी बात मैं एक चीज़ और कहूँगा, कि बहुत कर्जे लिया है, और उस कर्जे को अब चुकाने के लिए वो काफ़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। जो उनकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे होती है, वहाँ पर उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो ये जो 3 चीज़ें चाइना में हो रही हैं, इसकी वजह से चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत घट चुका है। और मुझे लगता है कि अगले 10 साल में जो चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट रहेगी, वो सिर्फ 2 या 3% रहेगी। तो अब देखिए, ये इंडिया के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, पर हमें इसका राइट लेसन लर्न करना चाहिए। तो हमें जो चाइना ने पिछले 40 साल में किया, उससे हमें कुछ लेसन्स लर्न करने चाहिए, कि हम कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लाएं, कैसे पॉलिसीज़ ऐसी करें कि कोई ज़्यादा परेशानी ना हो कोई निवेश के लिए। वो सब हमें चाइना से अभी सीखना चाहिए। विराट कोहली प्रॉब्लम, कि इतने सेंचुरी स्कोर कर लिए कि अब प्रेशर फील होता है आगे सेंचुरी स्कोर करने की, और एजिंग भी हो गई, एजिंग भी हो रही है। एग्जैक्टली। ओके दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ। चलें जी, वीडियो खत्म होगी। बहुत इंटरेस्टिंग थी वीडियो, और बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी पॉडकास्ट से हमें सीखने को मिलती हैं जी। तो भाई बात ये है कि यहाँ का आज का मुद्दा था कि भाई चाइना ने इतनी ग्रोथ की,
और इंडिया ने भी ग्रोथ शुरू हुई, लेकिन जितनी चाइना की क्या इंडिया उतनी कर सकता है, उसके पीछे क्या रीजन है? साफ ज़ाहिर है कि भाई आज अगर देखा जाए ना, जो डेवलप कंट्री है मोस्टली, जिसमें अमेरिका है, यूरोपियन कंट्री है, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ना बहुत ज़्यादा जो है ना तरजीह दी है, बहुत बढ़ावा दिया। प्राइवेट सेक्टर। देखिए ना, वो जो बात कर रहे थे, मैं उस टाइम की जब वीडियो देख कर मैं सोच रहा कि 80s 90s में 10 करोड़ बंदे ने फाइट किया चाइना ने। 10 करोड़ बंदे अगर उससे सरकार के नीचे अगर काम करते थे, उनके सारे एक्सपर्ट होंगे, जज्बाकार होंगे। जब उनको छोड़ा खुला कि आप जहाँ मर्जी जाए, एक तो प्राइवेट सेक्टर में उनका तजर्बा काम हुआ, एक मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ बढ़ी, और दूसरा होना ऐसे ही चाहिए। वहाँ पे 50 साल तक है, मतलब एक बंदा गवर्नमेंट जॉब, अभी तो हमारी पुलिस देख लो, 55-60 साल तक वो रिटायर नहीं होते, उनके पेट निकले होते हैं, आधा को शुगर हुई होती है, हेपेटाइटिस की मरीज होती है, फिर भी चमड़े हुए हैं। यार ना, इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की ना मेन वजह सरकारी नौकरी चाहिए। ये आज भी यही मसले चल रहे हैं। इंडिया और नौकरी पाकिस्तान की। के लोग वो कीड़े हैं जो कि अपने वजूद को खा रहे हैं, यानी कि अपने ही कंट्री को इनकी कोशिश होती है कि इसी को अच्छा इसी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए हैं ना इलेक्शन से पहले, नौकरियों की आवाजें उठती रही है ना, कई हुई है, अभी नौकरियां नहीं मिल रही, मोदी ने वादा ये किया सब भाई ये चाइना की हमारे मुल्क में भी planning नौकरियों का की इशू बात है। आप भी कहते रहे इमरान खान साहब नौकरियों का वादा करके आए, जो- क्यों नहीं दे अच्छा पा रहे? आप ना भाई साहब, अब यहाँ पर बात एक आ गई, चाइनीज पूरी कैबिनेट लेकर आ जाए पाकिस्तान में और इंडिया में, जो कंट्रोल करे सारा हुकूमती निजाम वो चलाए। अच्छा ये जो लोग इंडिया और पाकिस्तान ये के- चीन भी नहीं सुधरेंगे। ना भाई ना, इंडिया, तरक्की पाकिस्तान, की बांग्लादेश। तरफ हाँ सेम ही है वो सब कौन ये से- अखंड भारत दुनिया वाले। के गिने चुने कमीने लोग हैं भाई। कोई नहीं मैंने तो ऐसा नहीं, देखा। हालांकि कह रहा है भाई हम तो मैं- कितनी हम कसम समझ- है। अच्छा चाइनीज भाई साहब पागल होकर वापस चले जाएंगे कि हमारी कोई यार policy कमीने लोग मैंने इसलिए बोलता है, हम हैं। अगर कमीने और घटिया लोग ना होते तो दूसरे आके हमारे ऊपर राज करते हैं। हाय पते की बात की है भैया। ये रखी देखो ना, चाइना के ऊपर तो कोई राज नहीं कर वो रहा। ब्रिटिश आके में लुटते क्यों? डिवाइडेड रूल क्यों किया भाई? क्योंकि हम बढ़ आपस जाते में हैं, लड़ते हम बढ़ जाते जाति हैं। के नाम पे बढ़ जाते हैं, मजहब के नाम पे बढ़ तो जाते लड़ रहे हैं ये लोग तो पहले इंडियन हमें कहते हैं सिर्फ हम खून का नहीं कह 47 रहे से हैं। नहीं, जब टीपू सुल्तान जैसे शहीद हुए तब से उससे भी पहले से भाई भाई साहब। अब वो मैं उनकी बात ये सुन रहा था कि चाइना के साथ और इंडिया का कंपेयर नहीं हो सकता। अगर किसी वो को तो बुरा वीडियो लगे में तो सामने मैं कहा ये है इंडिया में हम ऐसा चाह हो कर नहीं भी बोल सकता। रहे हैं। नहीं वो- कर सकते वो जो इसलिए चाइना ना, ने की है। अगर एक अमेरिकन था भाई, उसको किसी ने बोला कि इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने बोला भाई साहब बिल्कुल खतरनाक है, डेमोक्रेसी खराब है। वो किस लिए कि कोई भी प्रोजेक्ट करना होता है ना, कोई भी फैक्ट्री या कोई प्रोजेक्ट लगाना होता है जी। तो उधर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, धरने शुरू हो जाते हैं, ये चीजें हो जाती हैं। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर जो प्रोजेक्ट चाइना में लगाना है लगाना ना किसी वो के बाप- पूरा होना। किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि रोक दे। मजहब के नाम पर वहां पर कोई विवाद नहीं है, सियासत के नाम पर वहां पर कोई विवाद नहीं है, सूबाई तस्सुब हो गया, ये जबान का तस्सुब हो गया, या नस्लों वाला। अच्छा, वहां एक- पर उन्होंने एक और इन चीज़ है। सारी अच्छा, चीज़ों सबको को पीछे कंट्रोल रखा किया। है। एक और चीज, और मीडिया की आवाज गुलामी- में नहीं निकलती। जी बात नहीं करेगा। तारिक भाई, हाँ। गुलामी की सबसे बड़ी बात ये मैंने नोट की। मैं एक दिन पढ़ रहा था चाइनीज में जितने उनके सब्जेक्ट हैं सारे चाइनीज में होते हैं। इंग्लिश एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, सिर्फ आपको वो तो होना ही जबान है ना। सीखने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो हमारे जो मैंने जो बीए किया हुआ था वो हमारा 1922 का सिस्टम चालू है। चल रहा है। वो गुलामी यार, है, ये गुलाम। आज भी गुलामी इसलिए हम नस्ल दर मैं नस्ल। बताता हूं। आज भी कोई चीज़- एजुकेशन सिस्टम वही हमारी मजहबी दोनों किताब का। नहीं, हमारी मजहबी किताब नहीं, कुरान है, जी हिंदुओं की किताबें हैं मजहबी। हैं। अगर कोई गोरा मोर लगा देना तो ये किताब घंटे इन्होंने ये चलाना है। गोरे ने क्या उन्होंने गोरे ने बोल दिया कि किताब अब बताएं सच का- बताएं हिंदुस्तान में वो अपने जो उनकी मजहबी किताबें हैं वो सिलेबस में पढ़ाते हैं। चलो हमारे यहाँ तो पढ़ाते ये भी नहीं है, नहीं, इनकी यार, मजबूरी कहने है, का मतलब लेकिन ये ये- बिल्कुल यार याद मतलब- होना तो वही भाई, चाहिए मुद्दा था। कहने का ये है कि हम भाई साहब आज भी गुलामी में हैं। नहीं, और हमें बिल्कुल भी है, आज भी इसमें कोई दूसरों दो की नहीं मोहर आएगी। लगी हुई चाहिए कि भाई साहब ये मोहर लग गई है, अब तभी अथेंटिक वो हो गया चीज हो गई है, वरना हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ मैं कल इधर बैठा हुआ था। ये आपको अगर अच्छा लगे ये बुरा,
हम ऐसी कौम है कि हम बैठ से जूते खा लेंगे, एक दूसरे का न बड़ा करेंगे। एक दूसरी बात जो सबसे बड़ी दिल की बात आप तो निकाल रहे हैं। मैं हकीकत बात कर रहे हैं। मैंने तजर्बा लिया। दूसरा बात, अगर तारक मेरा भाई है ना, फिर फर्ज है अगर अच्छा काम कर रहा है ना, मैंने इसे सपोर्ट नहीं देना, इसे गिराना है। टांगे खींचनी कि ये अच्छा कर क्यों रहा है? अच्छा एक और भी चीज है ऐसे भाई ही। तो कि इससे बड़ा नुकसान किसे मुल्क के इंडिया लिए और मेरी पाकि- नजर में कोई नहीं। इंडिया और कोई नहीं। पाकिस्तान की बात करें ना भाई साहब, जो मेन बड़ी चीजें हैं, हम जो है सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ना अगर कोई, ये पिछले दिनों हमने भी कई दफा ना, क्योंकि भाई हम रील देखते थे तो वो देख के इधर वो भड़ास निकालते थे कि मोदी साहब ने फलाना रेलवे बेच दिया, फलाना जो एयरपोर्ट बेच दिया, फलाना फलाना अडानी अपने यार को बेच दिया। इस तरह की खबरें सब सुनते थे तो भाई साहब हमें भी लगता था कि भाई साहब ये सरकारी एक चीज बनी है, इसे बेच क्यों रहे? क्यों बेच रहे हैं? वो बेच इसलिए रहे कि भाई हमने अगले दिन अपना पीआईए का एक वीडियो देखी है, वो सरकारी है, पीआईए हमारी सरकारी है, सरकारी है बिल्कुल। उसका हालत देख ली आपने कैसी है। मुझे अगर रोना आ वही गया था। अगर वही प्राइवेट होती तो अच्छे बच्चे लगते तक होती। आज हमारे स्कूलों का हालत देख लो क्या है। बंद हो रहे सरकारी हैं। स्कूल 14 16 जमाता बंदे पढ़े हुए, और अरे उनको उनके पढ़े हुए बंदे, मैं कहता हूँ दूसरी तीसरी क्लास पास नहीं कर पाते। तारक साहब, शुरू में मैंने एक बात कही थी कि ये वो कीड़े हैं जो अपने ही वजूद को खा रहे हैं। तो भाई इनकी मैं अपने हाँ, वजूद में तो खत्म हो ही सब गया। कॉन्टिनेंट- और सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? करप्शन के लिए, रिश्वत के सब लिए। कॉन्टिनेंट बस। पता क्या है? सब कॉन्टिनेंट पता है क्या? अच्छा, वी आर ऑल ऑफ बीस्ट। मैं ये मानता हूँ कि हम बड़े सगीर के सारे दरिंदे। तो भाई Simple सी यहाँ बात। पे आप भी सच्ची बोलना जा रहा है। एक और यार तकलीफ होती है अच्छा, हमारे पास पहले भी यार सच्ची बात बोलते ये हैं वो तकलीफ भाई। ये होती है कि वो हमारे सच्ची साथ बात है, छह क्योंकि साल आप इंडिया की दुआई बोलना 6 चाह साल रहे हैं। बाद वो भी हमारे साथ है। बात ये है कि हैं? हमारे से 6 साल बाद मैं तो आजाद नहीं हुआ बोलता चाइना था। ना 1953 में 6 साल बाद लेकिन उन्होंने पॉलिसियां 1890s में तब्दील की कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा बढ़ावा देते दें। मैन्युफैक्चरिंग जिस मुल्क में ना अमेरिका अब में आज जो बड़ी इथार बनाने वाली कंपनी है वो प्राइवेट। भाई उनके थार हम उस पे वीडियो करते हैं उनकी गाड़ियों पे हाँ, हैं प्राइवेट कंपनी Private। अगर वो बाहर से मंगवाते वही गाड़ी 1 करोड़ की अगर वो होती। इंडिया की सरकारी कंपनी होती तो भाई उसका एक यार- ऐसे ऐसे करके चल या रहा एक होता। और चीज है, अगर प्राइवेट सेक्टर को वो इंडिया सिक्योर ना करता, अब बहुत प्राइवेट सेक्टर अच्छा चल रहा है भाई- तो ये वही गाड़ी वहाँ पे 1 करोड़ की होती थी अगर बाहर से मंगवाते। बहुत ही भाई इंटरेस्टिंग थी वीडियो। बाकी हम ना सरकारी नौकरी सिर्फ और सिर्फ रिश्वत लेने के लिए मांगते हैं। बाकी एक और चीज़ है, सबसे बड़ी हमारी पाकिस्तान और इंडिया की खामी है भत्ताखोरी। भाई साहब जो माफिया लोग हैं, माफिया वो तो जो इस बड़े उनको खुद बना देते हैं। जो पॉलिटिशियन की उनको बैक होती है माफिया, भाई साहब वो डरा धमका के एक और चीज जो बड़े बिजनेस, एक मैं- मिनट में भाई बात जी, जी। क्लियर कर लूं। बिजनेसमैन जो होते हैं, एक बड़ा जिस तरह बिलियनर है इंडिया में भाई 100-200 बिलियनर बोला है। बिल्कुल। आज देख लो वहां पे टाटा की, जियो की कितनी बड़ी बड़ी चीजें मिलती है, बड़े बड़े कोई ब्रांड शक की। मतलब ये कि उनके पास बड़े बिजनेसमैन है, उनकी प्राइवेट सेक्टर कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हमारे पास कोई एक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी नहीं, क्योंकि हमारे भाई साहब जो हमारे माफिया ना वो इंडिया से ज्यादा थोड़े से बड़े हैं। वो इतना भी नहीं होने देते कि भाई साहब बंदा थोड़ा सा सर उठाए, थोड़ा सा इतना मैन्युफैक्चर करना शुरू हो जाए कि पाकिस्तान के गुजारा चल जाए। इधर एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात है, पाकिस्तान अपनी की जरूरत नहीं पूरी हो यूसुफ भाई रही इधर है। एक और चीज हम ये कहते हैं ना कि मैं ये मानता भी हूँ लेकिन इसमें ना थोड़ी है ना ऊपर नीचे चीजें। जो हमारा माफिया है ना वो अंग्रेजों को दौड़ता है, क्योंकि मैंने एक कॉलम पढ़ रहा था कि खानेवाल जो है पूरा एक बंदे का था, उसका नाम ही खानेवाल था। वो एक गोले के पाँव दबाता था, उसने उसको खानेवाल गिफ्ट कर दिया और तब से लेकर वहाँ पे जितनी वो मैन्युफैक्चरिंग छोटी मोटी जो भी फैक्ट्रियाँ आगे पीछे उसी खानदान की चल रही। चाहे हमारी हुकूमत कोई भी है, ये माफिया इनसे ऊपर है ही, हमसे ज्यादा ताकतवर। यार ये जब पॉलिटिकल पार्टियों से भी ज्यादा जब ताकतवर एक है। बिजनेसमैन है उसको वो मेहनत से पैसे कमाता है, अगर उसकी सिक्योरिटी वो सेफ नहीं है कंट्री में। अगर कल को कोई माफिया उठता है, वो फोन करता है भाई इतने करोड़ दे दे, करते हैं। नहीं तो तू उड़ा दूंगा, वो बेचारा क्या मजबूरन करेगा? देगा। पैसे देगा और वो फिर कहेगा मैं सब भाई इधर से निकलो। आज देख लो इंडिया और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बिलियनर
छोड़ के कंट्री अमेरिका चले जाते हैं। ऐसे। बैठे हुए दुनिया में सबसे ज्यादा Security बिलियन है वहाँ। दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियन अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो सिक्योरिटी है भाई वहाँ पे। मेरे भाई से कल परसों बात हुई, वो कह रहा था कि इधर यहाँ पे बंदे यूके में अरबों टैक्स देते हैं, बर्मिंघम में होते हैं। security बर्मिंघम में जितने होटल है ना 7 स्टार 5 स्टार, लंदन में जाके 7 स्टार 5 स्टार होटल यूके में बनाना बहुत बड़ी बात है। वो सारी इंडियंस के हैं। मतलब वो वहीं बैठे हाँ, हुए बाकी भाई इधर से तो नहीं ना उसको मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई, साफ दे रहा है कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो काम वो ज्यादा माल छाप रहे हैं। अब देख रहे हैं कि भाई इंडिया जो है ये जो बड़े जो डेवलप कंट्री हथियार बनाते हैं, वो चिपें बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर भी होता है, वो सारा कुछ बनाते हैं, हार्डवेयर वगैरह, तो वो भाई साहब तगड़ा माल कमाते हैं। यार ये बाहर वाले तो सारा कुछ चलता है पाकिस्तान की हमारी क्या भाई साहब, हमने थोड़ी सी सर्विस दे दी, थोड़ा सा इधर काम कर दिया, उधर नौकरी कर दी। हम सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें। अगर पाकिस्तान ये एक मोबाइल, ये लैपटॉप वगैरह से इलेक्ट्रॉनिक्स बात कर दो, ये गाड़ियां, ये मोटरसाइकिल, ये 8-10 चीजें बनाना शुरू कर दे, हमारी रोटी चल पड़े। रोटी तो मैं कहता हूँ बनाने कौन चल रही है, बनाने कौन देगा? यही तो चीज है। चलेंगे, ठीक है भाई, अपनी रात रुकता है, कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। पाकिस्तान खप्पे खप्पे चलो।